तो आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से क्लास 12 के मैथ्स का टॉपिक लेकर आए हैं और आज मैं आपको डिटर्मिनेंट्स के एडवांस प्रॉपर्टीज़ इस लेक्चर के अंदर बताएंगे। अगर आप इन सारे एडवांस्ड प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ पाते हैं और अगर आप इसे सीख पाते हैं तो फिर आप डिटर्मिनेंट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को ईजिली इन प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज का डिटर्मिनेंट्स का एक और प्यारा सा लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें 6 या 7 प्रॉपर्टीज हैं। आपको सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होंगे उसको भी आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है जब उसके सारे रो आपस में करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिए जाएं। ठीक है, इसको हम आपको समझाते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी एम एन पी क्यू और टी। ठीक है, हमने ऑर्डर 3 का एक डिटर्मिनेंट लिया है। अब सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने पे आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इसके वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो अलोंग फर्स्ट रो, जिसे R1 भी लिखा जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A है। अब जानते हैं यह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में मतलब लाई करता है उसे डिलीट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, इसे डिलीट कर देंगे तो हमारे पास NP और T और यह 2 पैरेलल लाइन मतलब एक डिटर्मिनेंट होगा। यह ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर N इंटू टी एन टी माइनस R इंटू पी यह होगा। फिर दूसरा एलिमेंट B जिसका साइन क्या होगा? माइनस होगा। नहीं, क्योंकि यह कौन सा रो में पड़ता है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो मतलब 1 हो गया और सेकेंड कॉलम मतलब 2 हो गया। दोनों को ऐड करने पे ऑड आता है, इसलिए इसका पहले साइन क्या होगा? माइनस होगा। अब फिर से यह फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो एम क्यू पी टी, तो एम टी से मल्टीप्लाई होगा माइनस क्यू पी से। फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का सी है और इसी तरह से यह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा तो यह चारों यहाँ पर डिटर्मिनेंट मतलब एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है जिसमें एम एन क्यू आर है। तो एम टाइम्स आर और क्यू टाइम्स एन। ठीक है, तो यह डिटर्मिनेंट हमने लिया था जिसका वैल्यू हमारे सामने है। तो पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर सारे रो को कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लिया जाए तो उस केस में जो नया डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड होगा, जो नया डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा, उसका वैल्यू जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसी के बराबर होगा। मतलब डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। तो इस डिटर्मिनेंट को हमने डेल्टा लिया था। अब एक दूसरा डिटर्मिनेंट हम मान लेते हैं डेल्टा 1। अब इसमें हमको करना क्या है कि यह जो पहला डिटर्मिनेंट जिसमें ए बी सी फर्स्ट रो में है, यह फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं इसे। तो ए बी सी। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं तो एम एन पी अब इस तरह से लिखा जाएगा। और क्यू और टी जो थर्ड रो है वह थर्ड कॉलम के साथ इंटरचेंज होगा, क्यू और टी। ठीक है, तो इसे हमने नया डिटर्मिनेंट का नाम दिया है डेल्टा 1। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर डेल्टा 1 एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 C1। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा 1 जो नया डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पर ऑब्टेंड हुआ है, यहाँ पर कैसे ऑब्टेंड हुआ है? R1 को इंटरचेंज किए हैं कॉलम 1 के साथ
रो 1 कॉलम 1 के साथ डबल एरो ये शो करता है कि रो 1 का कॉलम 1 के साथ इंटरचेंजिंग हुआ है, ठीक है। फिर रो 2 का इंटरचेंजिंग हुआ है कॉलम 2 के साथ, एंड रो 3 का इंटरचेंजिंग हुआ है किसके साथ, कॉलम 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये हमने अप्लाई किया है, तब जाके हमें डेल्टा 1 मिला है। अब डेल्टा 1 का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करके, तो देयरफॉर डेल्टा 1, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट ए, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिस रो या कॉलम में ये ए लाई करता है इसको डिलीट कर देंगे तो हमारे पास एन आर पी टी, और जानते हैं एन इंटू टी माइनस पी इंटू आर, इसे लिखेंगे। उसके बाद कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट कौन है, बी, जिसका साइन नेगेटिव होगा। फिर इसी तरह से यह रो और यह कॉलम खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे पास एम क्यू पी टी, ठीक है, जिसमें एम टी से मल्टीप्लाई होगा और पी क्यू के साथ। तो यहाँ पर लिखते हैं एम टी माइनस पी क्यू। फिर तीसरा एलिमेंट कॉलम 1 का सी है, जिसका साइन प्लस होगा, और यह तीसरा रो और तीसरा पहला कॉलम में लाई कर रहा है। सी तीसरा रो और पहला कॉलम में लाई करेगा, इसे डिलीट कर देंगे तो हमारे पास यह चारों दिखाई दे रहा है। तो फिर से ब्रैकेट के अंदर एम आर माइनस एन क्यू होगा, एम आर माइनस एन क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा 1 का वैल्यू है और यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू है। तो अगर इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करें, ए एन टी माइनस आर पी, ए एन टी माइनस आर पी, उसके बाद साइन है माइनस बी एम टी माइनस पी क्यू, तो माइनस बी एम टी माइनस पी क्यू, फिर प्लस सी एम आर माइनस क्यू एन, प्लस सी एम आर माइनस क्यू एन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा का मतलब जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड किया था, और अभी अभी जो हमने इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड किया है, ये सब करने के बाद तो ये दोनों ही वैल्यू आपस में सेम है। तो देयरफॉर डेल्टा बराबर डेल्टा 1, तो यहाँ पर यह डेल्टा बराबर डेल्टा 1, ठीक है। तो यह पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर आपके सामने है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के इनसाइड अगर उसके सारे रो करस्पॉन्डिंग कॉलम से इंटरचेंज किए जाएं तो नया डिटर्मिनेंट जो ऑब्टेंड होता है उसके वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। मतलब डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। The value of a determinant, the value of a determinant remains unchanged, remains unchanged if all its rows are interchanged with corresponding columns, corresponding columns, ठीक है। किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर उसका सारा रो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ अगर इंटरचेंज कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में डिटर्मिनेंट जो नया डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड होता है उसका वैल्यू और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है। मतलब डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट के हेल्प से हम एक जो सेकेंडरी रिजल्ट कहलाता है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए, इसमें कुछ एलिमेंट इस तरह से है ए बी पी एम एन आर और यू भी डब्ल्यू। यह मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, ठीक है। तो मैट्रिक्स का कोई वैल्यू होता नहीं है, मैट्रिक्स चूँकि अरेंजमेंट होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से ही बनता है और वह स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है। तो यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स लिया है यह किस तरह का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। तो यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जानते हैं यह होगा ए बी पी एम एन आर और यू भी डब्ल्यू, ठीक है। और अभी अभी हमने यहाँ पर जाना है, अभी अभी हमने यहाँ पर क्या जाना है कि इस डिटर्मिनेंट में किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर सारा रो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लिया जाए
तो दोनों ही केस में जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर ए बी पी जो फर्स्ट रो में है, अगर हम कुछ इस तरह से लिखें ए बी पी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखे हैं एम एन और यू वी डब्ल्यू को हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे यू वी डब्ल्यू। तो यह डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्यों? यह जो मिला है यह कैसे मिला है, मतलब हम कह सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग क्या अप्लाई किए हैं, इसका रो 1 इंटरचेंज कर लिए किसके साथ, कॉलम 1 के साथ, रो 2 कॉलम 2 के साथ एंड रो 3 कॉलम 3 के साथ। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये है और यह इसके बराबर होगा। लेकिन अगर हम ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिखें तो ए का ट्रांसपोज जानते हैं कुछ इस तरह से होगा ए पी पी एम एन आर और यहाँ पर यू वी डब्ल्यू। ठीक है, यह मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। और गौर से अगर हम देखें इस डिटर्मिनेंट को तो यह डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट मतलब इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर यह डिटर्मिनेंट, यह जो बाद में हमने लिखा है, जो इस डिटर्मिनेंट के रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम से इंटरचेंज करने के बाद मिला है, इस डिटर्मिनेंट को अगर देखा जाए तो यह इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी पी एम एन और यू बी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर यह ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है और यह मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है और दोनों ही आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, बशर्ते मैट्रिक्स ए कैसा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फॉर ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट्स के इक्वल होगा। तो आज का दूसरा प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का, आज का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी यह है कि एक समय में डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो अगर आपस में इंटरचेंज हो जाए या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाए, एक ही समय पे कोई भी दो रो को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं या कोई भी दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ साइन से चेंज होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 है और उसके दो रो को हमने आपस में अदला बदली कर दिया, तो यह नया डिटर्मिनेंट का वैल्यू -5 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको वेरीफाई करते हैं आपके लिए। तो द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट only change by sign if at a time any two rows or any two columns are interchanged. Between themselves. ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं, आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पर कि यह कैसे इक्वल होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, खास करके हमने यह बाद में जो एडिशनल प्रॉपर्टीज बताया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स आपस में सेम होंगे। ठीक है, और ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो बताया था वह भी आपको याद रखना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए बी सी डी ई एफ एम एन पी।
ठीक है। इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ए ई पी माइनस एन एफ, ए पी माइनस एन एफ माइनस बी डी पी माइनस एम एफ, डी पी माइनस एम एफ प्लस सी डी एन माइनस एम ई, डी एन माइनस एम ई, ठीक है। यह यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, बट आप अगर इस तरह का काम करते हैं तो आपको लिखना होगा कि आपने किस रो या किस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया है इसे। तो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके इसके वैल्यू को यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा 1। इसका यहाँ पर यह रो 2 और रो 3 हम मान लेते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ए बी सी एम एन पी डी ई एफ, तो यह डिटर्मिनेंट जिसको हमने डेल्टा 1 एज्यूम किया है, यह इसमें क्या करने पे ऑब्टेंड हुआ है। तो अप्लाइंग, यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग R2 एंड R3 इंटरचेंज ऑन किस पे, डेल्टा। इस डिटर्मिनेंट डेल्टा में हमने ये अप्लाई किया है कि रो 2 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर लिया है। तो नया डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 ऑब्टेंड हुआ है। इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे, ठीक है। नाउ डेल्टा 1 ए जानते हैं एन एफ माइनस ई पी होगा, एन एफ माइनस ई पी, ठीक है। फिर माइनस बी एम एफ माइनस डी ई, एम एफ माइनस डी ई, और प्लस सी एम ई माइनस डी एन, एम ई माइनस डी एन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन सारे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी एम एफ माइनस डी पी होगा, ठीक है। तो डेल्टा 1 इन सारे से हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट से हम, हर एक ब्रैकेट से हम ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ए ई पी माइनस एन एफ, फिर इससे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी एम एफ, सॉरी यह माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के इनसाइड। तो यह बी के पहले हमने प्लस लिख दिया, चूंकि अंदर से हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस। अब जब अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो यह माइनस वाला टर्म प्लस होगा और प्लस वाला टर्म माइनस होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस सी, और यहाँ पर डी एन माइनस एम ई, यह होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं सबसे पहले। तो डेल्टा 1, अब इन तीनों से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे और सारा कम हम, मतलब सारा जो टर्म होगा वो ब्रैकेट के इनसाइड लिखेंगे। तो माइनस कॉमन लेने के बाद इस टर्म का साइन ब्रैकेट के इनसाइड प्लस होगा, ए ई पी माइनस एन एफ, और फिर यहाँ पर प्लस बी, यह माइनस बी होगा, डी पी माइनस एन एफ, डी पी माइनस एम एफ, और यह माइनस है अब प्लस हो जाएगा, सी डी एन माइनस एम ई, डी एन माइनस एम ई, ठीक है। तो ये डेल्टा 1 का वैल्यू माइनस। अब अगर डेल्टा का वैल्यू हमने जो निकाला यहाँ पर कंपेयर करें तो ब्रैकेट के इनसाइड ए ई पी माइनस एन एफ, ए ई पी माइनस एन एफ, माइनस बी डी पी माइनस एम एफ, माइनस बी डी पी माइनस एम एफ, प्लस सी डी एन माइनस एम ई,
प्लस सी डी एन माइनस एम ई। तो हम देख सकते हैं ब्रैकेट के इनसाइड जो वैल्यू है वह इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एक्चुअल में यह डेल्टा 1 के वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड किया था। तो यहाँ पर बाहर में माइनस है तो इस माइनस को माइनस लिखेंगे, बट अंदर वाले इस एक्सप्रेशन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डेल्टा से। तो हम देख सकते हैं जब हमने इस डिटर्मिनेंट के दो रो को आपस में इंटरचेंज कर लिया और इसके वैल्यू को फाइंड किया तो वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर ही आया था, बट उसका साइन यहाँ पर निगेटिव आया है। चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हुआ है। तो डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक समय पे अगर हम अदला बदली करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ साइन से चेंज होता है। अगर वह +5 था तो अब -5 हो जाएगा, अगर वह -2 था तो अब +2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक समय में अगर हम एक बार में एक रो को एक कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं या एक कॉलम को एक रो को दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करते हैं या एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। रो को कॉलम के साथ नहीं करना है। तब इस तरह का प्रॉपर्टीज मतलब इस तरह का उसमें रिजल्ट होता है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी यह है कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी उसी नॉन जीरो नंबर्स के टाइम्स के बराबर हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नया डिटर्मिनेंट का वैल्यू ट्वाइस हो जाएगा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू से, ठीक है। इसको समझाते हैं आपको। प्रॉपर्टी नंबर 3, the value of a determinant gets k times if any one row or one column is multiplied by k, ठीक है। यहाँ पर k 0 नहीं होना चाहिए, या तो कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे या कोई नेगेटिव नंबर लेंगे, ठीक है। इसको हम समझाते हैं। इसके लिए फिर से हम एक डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं, डेल्टा ABC DEF MNP। ऑर्डर 3 का हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है, ठीक है। इसका वैल्यू हम निकालते हैं एक्सपेंड करके फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो यहाँ पर डेल्टा A EP माइनस NF माइनस B DP माइनस MF और प्लस C DN माइनस ME, ठीक है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब अप्लाई क्या करने जा रहे हैं? अप्लाई मान लेते हैं किसी एक रो, हालांकि 2 3 4 मतलब जो भी रो होगा सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक रो में हम मान लेते हैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते हैं k से। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि R1 एरो k R1, मतलब R1 एरो का मतलब हो गया कि यहाँ R1 रो 1 अब रो 1 नहीं रहा, रो 1 अब k टाइम्स रो 1 हो जाएगा नया डिटर्मिनेंट में। तो नया डिटर्मिनेंट का नाम डेल्टा लिखते हैं और इसका सारा एलिमेंट, चूँकि रो 1 में हमने k से मल्टीप्लाई किया है तो इसका तीनों एलिमेंट यहाँ पर k टाइम्स हो जाएगा, KA KB KC, ठीक है। DEF MNP। तो नया डिटर्मिनेंट हमारे सामने कुछ इस तरह से दिखेगा और इसके नाम को हमने बदल दिया है, डेल्टा 1 हमने इसके नेम को रखा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं फिर से फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करके और देखते हैं क्या होता है। डेल्टा 1 तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट KA EP माइनस NF फिर माइनस KB
के बी डी पी माइनस एम एफ, डी पी माइनस एम एफ एंड प्लस के सी डी एन माइनस एम ई, डी एन माइनस एम ई, डी एन माइनस एम ई। ठीक है, अब इन तीनों टर्म से हमें दिखाई दे रहा है कि हम k कॉमन ले सकते हैं। तो k कॉमन लेंगे तो हमारे पास a ए पी माइनस एन एफ, दूसरे टर्म से भी हमने k निकाल लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, b डी पी माइनस एन एफ एंड c डी एन माइनस एम ई। ठीक है, तो कुछ ब्रैकेट के इनसाइड हमें ये बचेगा। अब अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर ब्रैकेट के इनसाइड वाले वैल्यू को इस डिटर्मिनेंट डेल्टा के वैल्यू से, तो हम देख सकते हैं दोनों ही सेम है। कैसे, ए पी माइनस एन एफ, ए पी माइनस एन एफ माइनस बी डी पी माइनस एम एफ माइनस बी डी पी माइनस एम एफ प्लस सी डी एन माइनस एम ई प्लस सी डी एन माइनस एम ई। मतलब यह ब्रैकेट के इनसाइड का जो एक्सप्रेशन है वह इस डिटर्मिनेंट डेल्टा के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बाहर में क्या है, के, और यह पूरा वैल्यू किसका है, डेल्टा वन का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं के टाइम्स, इस पूरे वैल्यू को हम हटाकर इसके बदले डेल्टा डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यह डिटर्मिनेंट जो डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसके फर्स्ट रो को हमने के से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ डेल्टा वन का वैल्यू भी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का के टाइम्स हो गया। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रॉपर्टी में यही बात कहा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को अगर हम एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो नया डिटर्मिनेंट ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के उस नंबर के टाइम्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सारे प्रॉपर्टीज़ को भी आपको याद रखना है, जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आगे चल के इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे, और ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर वहाँ पर यूज़ करेंगे आपको। तो जैसे अगर हम यहाँ पर डेल्टा डिटर्मिनेंट लिखने जा रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ एम एन पी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट रो को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, R1 के R1, तो डेल्टा वन हमारे पास क्या होगा, के ए के बी के सी डी ई एफ एम एन पी। और जानते हैं यहाँ पर डेल्टा वन अभी देख चुके हैं हम, इस कंडीशन में डेल्टा वन के टाइम्स डेल्टा के बराबर होगा। ठीक है, डेल्टा वन जो होगा, क्योंकि फर्स्ट रो को डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो को हमने के से मल्टीप्लाई किया है, तो इस नया डिटर्मिनेंट का वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट डेल्टा का के टाइम्स के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, के और डेल्टा का वैल्यू ए बी सी डी ई एफ एम एन पी। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर डेल्टा वन को के टाइम्स डेल्टा, क्योंकि यह होगा, और यहाँ पर के को के लिखा है हमने और डेल्टा का वैल्यू हमने लिख दिया है। लेकिन अगर हम इन दोनों को गौर से देखें तो हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमने फर्स्ट रो से के कॉमन ले लिया है। तो अब बाय प्रॉपर्टी हमारे पास के टाइम्स डेल्टा होगा, डेल्टा वन का वैल्यू, और के इंटू डेल्टा हमने यहाँ पर लिखा भी है। लेकिन अगर हम इस डिटर्मिनेंट डेल्टा वन को देखते हैं तो हमें यहाँ पर ऐसा मतलब फील हो रहा है कि हमने इसके रो वन से के कॉमन लिया, और इसे हम मान के भी चलेंगे। मतलब डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में एक नंबर से आपको मल्टीप्लाइड दिख रहा है, या किसी भी कॉलम में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है, तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम के फर्स्ट रो से हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को अब हम यहाँ पर लिखेंगे, टेकिंग के फ्रॉम C1। इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद हमें साइड में इस तरह से लिखना होता है कि हमने फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले लिया है, के। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं डेल्टा टू, कुछ इस तरह से लिखें, के ए के बी के सी अल्फ़ा डी अल्फ़ा ई अल्फ़ा एफ बीटा एम बीटा एन बीटा पी।
ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट रो से के कॉमन लिया जा सकता है, सेकेंड रो से अल्फ़ा कॉमन लिया जा सकता है और थर्ड रो से बीटा कॉमन लिया जा सकता है। तो इसे हम लिखने का तरीका इस तरह से लिख रहे हैं के अल्फ़ा बीटा। उसके बाद फर्स्ट रो से हमने चूंकि के कॉमन निकाल लिया तो इसके पास हमारे पास क्या बचेगा अंदर में ए बी सी। अल्फ़ा सेकेंड रो से कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा डी ई एफ। और बीटा थर्ड रो से कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा एम एन पी। और यहाँ पर लिखना होगा टेकिंग के अल्फ़ा बीटा फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ठीक है। अल्फ़ा बीटा और के अल्फ़ा बीटा को हमने फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो से कॉमन लिया है। ठीक है। तो हमें डेल्टा 2 इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किसी नंबर से होता हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक नए तरह का प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है। और एक प्रॉपर्टीज़ और बता देते हैं आपको, जैसे अगर हम मान लेते हैं हमारे पास यह डिटर्मिनेंट है और हम इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को चेंज भी नहीं होने देना चाहते हैं, मतलब इस डिटर्मिनेंट में हम किसी भी तरह का इसके वैल्यू को चेंज होने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके रो में हमें कुछ नंबर से भी मल्टीप्लाइड करना होता है या किसी भी कॉलम में कुछ नंबर से मल्टीप्लाइड करना होता है। तो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो डेल्टा अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर अप्लाई कर दें, R1 अल्फ़ा R1 R2 बीटा R2 R3 गामा R3। मतलब इस डिटर्मिनेंट के रो 1 में हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो जानते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू अल्फ़ा टाइम्स हो जाएगा। रो 2 में उसी समय बीटा से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले ही अल्फ़ा टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा था, बीटा टाइम से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और R3 में हम गामा से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज होना ही होना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा अल्फ़ा ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा सी डी ई एफ एम एन पी। ठीक है। अभी हमने अल्फ़ा से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है, तो जानते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट डेल्टा, पहले भी डेल्टा था अब ये डेल्टा है, लेकिन जानते हैं यह डेल्टा नहीं होगा बल्कि अल्फ़ा टाइम्स हो जाएगा। तो इस अल्फ़ा को यहाँ पर मारने के लिए, मतलब इस अल्फ़ा को वैनिश करने के लिए, इस अल्फ़ा को कैंसिल करने के लिए हमें बाहर में क्या लिखना होगा, हमें बाहर में लिखना होगा 1/अल्फ़ा। अब हम जानते हैं फर्स्ट रो से अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा और यह नीचे 1/अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेकेंड रो में बीटा से भी मल्टीप्लाई किया गया है, बीटा ई बीटा एफ। तो इस बीटा को भी यहाँ पर मैनेज करने के लिए यहाँ पर 1/बीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सेकेंड रो से बीटा कॉमन लेंगे और 1/बीटा इसे काटने के लिए बाहर में रेडी है। ठीक है। और थर्ड रो में अगर हम गामा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमें गामा के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा बाहर में। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट के वैल्यू को चेंज नहीं होने देना चाहते हैं, कब, जब उसके किसी एक रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत होती है। तो जब भी आप किसी भी रो या कॉलम में एक नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो तुरंत आपको डिटर्मिनेंट के बाहर उस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप जब क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बेस्ट पे एक चैप्टर रहता है आपके बुक में, उसको बनाएंगे तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ इस सिचुएशन में आपको यूज़ करने होते हैं। ठीक है। मैं अगले लेक्चर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा, बट अभी हम सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है।
ठीक है, हम देख सकते हैं ये सारे रो यहाँ पर मतलब चेंज हो गए हैं, और ये फर्स्ट रो को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किए थे मैनेज करने के लिए, उसका रेसिप्रोकल 1/α से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि वैल्यू डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं हो। उसी तरह से यहाँ पर बीटा को मैनेज करने के लिए 1/β और गामा को मैनेज करने के लिए 1/γ से हमने बाहर में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टीज़, एडिशनल प्रॉपर्टीज़ इसी प्रॉपर्टी के अंदर आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ABC MNP, और यहाँ पर QRF। ठीक है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसे अगर हम एक नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका सारा एंट्रीज k टाइम्स हो जाएगा मैट्रिक्स में। जानते हैं कि मैट्रिक्स को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के इनसाइड सारे ही एंट्रीज उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर KA KB KC KM KN KP और KQ KR KF, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा हमारे सामने। यहाँ पर क्या है, k डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज ए नंबर। यहाँ पर k के बारे में हमने लिख दिया है कि k 0 नहीं है बल्कि एक नंबर है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब k a का डिटर्मिनेंट मतलब इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो KA KB KC KM KN KP KQ KR KF। ठीक है, अब चूंकि यह मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम देख सकते हैं फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से k कॉमन ले सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम से भी k कॉमन लिया जा सकता है, और थर्ड रो या थर्ड कॉलम से भी k कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो तीनों से ही हम k कॉमन लेने जा रहे हैं। तो k इंटू के इंटू के, फर्स्ट रो से अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ABC। सेकेंड रो में MNP, थर्ड रो में QRF। ठीक है, प्रीवियस प्रॉपर्टीज नहीं, इसी प्रॉपर्टी में हम मतलब आपको बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं, बशर्ते सारा रो मतलब रो का किसी भी रो का सारा एलिमेंट या कॉलम का सारा एलिमेंट एक खास नंबर से मल्टीप्लाई होता हुआ अगर हमें दिखाई दे रहा है तब। अब यहाँ पर k इंटू के क्या हो जाएगा, यह KQ, और यह ABC MNP QRF, यह इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉपर्टीज हमारे सामने क्या है कि k टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, जिसमें k यहाँ पर बाहर हो गया है, इस पर एक पावर है 3 इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली यहाँ पर k का जो पावर है वो देखा जाए तो यह a के ऑर्डर के इक्वल्स है। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट के वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर बाहर हो जाता है, उस पर एक्सपोनेंट होगा जो मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा इनटू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको कंक्लूड कर देते हैं। इफ ए कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका n है, मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एंड k 0 नहीं है, ए नंबर k एक नंबर है जो 0 के बराबर नहीं है, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देन k टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, k बाहर हो जाएगा और इस पे पावर हो जाएगा क्या चीज़, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, इनटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बहुत काम का चीज़ हमने आपको बताया है जो आगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ए ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स,
ए ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है और मान लेते हैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 है, तो देन 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पर एंड लिखते हैं। ए ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 दिया गया है, तो देन 3 टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। अभी अभी हमने पढ़ा है, 3 बाहर करते हैं और इस पे पावर हो जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 इनटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमारे सामने प्रॉपर्टी अभी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 इनटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कितना है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 आंसर होगा। फिर एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, 6 टाइम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। 6 टाइम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो हम जानते हैं मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 3 है, तो मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर भी क्या होगा 3 ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए यहाँ पर देखना है जो नंबर जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका ऑर्डर हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम 6 को यहाँ पर किसी भी नंबर को हम बाहर कर सकते हैं। अब चूंकि ए का ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 3 होगा, तो 6 जब हम बाहर करेंगे और यहाँ ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा तो 6 में एक पावर होगा जो अंदर में मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर के बराबर, तो ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है 3 है। सॉरी, यहाँ पर 4 लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा कैलकुलेशन के लिए। तो 4 पर पावर ए का ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 जा 16 और 4 जा 64 इनटू ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट से, क्योंकि इसके पहले वाले प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। जब मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट से रिप्लेस कर दिया है बाय दिस प्रॉपर्टीज, प्रीवियस प्रॉपर्टीज। तो 64 इनटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 128। ठीक है, 128 इस केस में इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको ढेर सारे आपको बुक में दिखाई देंगे, तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को आप अगर याद रखते हैं तो इसे बहुत आसानी से आप क्विकली सॉल्व कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तीसरा या चौथा होगा। ठीक है, या जो भी होगा, थर्ड या फोर्थ जो भी होगा आप इसे लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट के इनसाइड अगर आपको कोई भी 2 रो हूबहू सेम दिखाई दे तो उसका वैल्यू हमें एक्सपेंड करने के लिए नहीं जाना है, उसका वैल्यू 0 होगा। या डिटर्मिनेंट के इनसाइड कोई भी 2 कॉलम अगर हूबहू सेम दिखाई दें यानी कि आइडेंटिकल दिखाई दें तो आपको इसके वैल्यू निकालने के लिए उसको एक्सपेंड नहीं करना होता है, उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, या डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो प्रोपोर्शनल हो, मतलब उनके एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो अगर सेम हो तभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। विदाउट एक्सपेंडिंग हम उसके वैल्यू को 0 लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होता है। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट becomes 0 if any 2 row or any 2 columns are identical or proportional। ठीक है, कोई भी 2 रो आइडेंटिकल होगा या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा या प्रोपोर्शनल होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 0। जैसे एग्जांपल ABC MNP ABC। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो
और थर्ड रो आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू हम सीधा 0 लिखेंगे। यहाँ पर बिना एक्सपेंड किए यहाँ पर वैल्यू 0 लिखेंगे और रीजन लिखेंगे R1। आइडेंटिकल के लिए हम 3 = 2 लिखते हैं, मतलब = 2 को यहाँ पर 2 लाइन होता है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 ये रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिकल। मैथमेटिक्स में आइडेंटिकल के लिए यह सिंबल यूज होता है। ठीक है, तो R1 और R3 यहाँ पर आइडेंटिकल है, तो बिना एक्सपेंड किए हुए ही हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और रीजन हमें बगल में लिख देना है कि R1 R3 आइडेंटिकल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पर अलग सिंबल लिखेंगे। हम इसको आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ANC - BP, NC - BP -B, MC - AP, MC - AP प्लस C, MB - AN, MB - AN। ठीक है, अब इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ANC - ABP माइनस BMC प्लस B या ABP लिख सकते हैं, BAP के बदले हम ABP, फिर CMB माइनस CAN। तो हम देख सकते हैं ANC प्लस है और यहाँ पर ANC माइनस है, यह कैंसिल हो गया। ABP माइनस है और ABP प्लस है, यह दोनों भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पर माइनस BMC और यहाँ पर प्लस BMC कैंसिल हो गया, तो इस तरह से इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, तो एक्सपेंड करने आपको जाना ही नहीं है, आपको जस्ट इसका वैल्यू 0 लिखना है। बस आपको गौर से देखना है कि कोई भी 2 रो या तो सेम है या कोई भी 2 रो के बदले 2, मतलब कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, फिर अगर प्रोपोर्शनल भी होगा तब भी इसका वैल्यू हम बिना एक्सपेंड करके 0 लिख सकते हैं। कैसे, इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। डेल्टा 3 या इस तरह से लिखते हैं ABC DEF ट्वाइस A ट्वाइस B ट्वाइस C। तो यहाँ पर देख सकते हैं रो 1 और रो 3 इस बार आइडेंटिकल नहीं बल्कि प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल कैसे पता करते हैं कि 2 रो आपस में प्रोपोर्शनल तभी कहलाते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के रेशियो सेम है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट थर्ड रो का और इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2A/A 2 होगा। सेकेंड एलिमेंट थर्ड रो का 2B है और इसका सेकेंड, तो 2B/B 2 होगा। 2C/2C कितना होगा, 2 होगा। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 0 लिखेंगे। रीजन लिखेंगे R1, यह प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो R1 रो 1 हो गया। किसके साथ प्रोपोर्शनल है, रो 3 के साथ, तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर रो का रो के साथ प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए, रो का रो के साथ आइडेंटिकल होना चाहिए। रो का कॉलम के साथ आइडेंटिकल यह यहाँ पर मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो यह हम डायरेक्ट इस तरह से 0 लिखकर बगल में इसके ब्रैकेट के इनसाइड रीजन लिखेंगे। अब यह होता है कैसे, तो हम देख सकते हैं इस रो से कॉमन लिया जा सकता है 2, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट के अंदर इसके एंट्रीज होंगे। 2 हमने यहाँ पर थर्ड रो से कॉमन ले लिया है। अब देख सकते हैं यह डिटर्मिनेंट हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, इसमें रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल हैं। तो अगेन यह जो हमने पहले आपको बताया है, इस केस में इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, तो 2 × 0 कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे हमेशा कि डिटर्मिनेंट के इनसाइड आपको कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल दिख जाए या प्रोपोर्शनल दिख जाए तो उसका वैल्यू सदैव 0 होता है। ठीक है, थोड़ा हिंदी यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है और हिंदी से ही हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी को आप प्रमोट करें। इंग्लिश तो है ही, आप जानते हैं, तो अच्छी बात है, आपके लिए एडवांटेज है। जब भी आप अब्रॉड जाएंगे तो आपको इसका एडवांटेज मिलता है। बट अगर हम अपने देश में रहते हैं तो हमें
हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह से चाइना, जापान, ये सारे देश अपने देश के जो भाषा हैं उसे प्रमोट करते हैं, सारी चीज़ वहाँ पर वो अपने देश के लैंग्वेज में ही करते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने देश में हिंदी को प्रमोट करें। बट इंग्लिश जानने में या किसी दूसरी भाषा को जानने में कोई बुराई नहीं है। आप जितने अधिक भाषा को जानते हैं, समझते हैं, आपके लिए वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जाएं तो हम दूसरे भाषा को नहीं बोले, अगर हम जानते हैं तो उस प्रदेश की भाषा को हम बोल सकते हैं। बट देश में रहकर हिंदी को आप प्रायोरिटी दें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले हम आपको इसको लिख लेते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और एक कॉलम इज each element, if each element of a row or column is given as a sum of two or more than two terms, then determinant is also expressed as a sum of two or more than two determinant। ठीक है, यह प्रॉपर्टी यह बोलता है कि डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का ईच एलिमेंट टू या टू से अधिक एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में दिया गया है, तो उस डिटर्मिनेंट को हम टू या टू से मोर देन टू डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जब तक हम लिख कर आपको नहीं समझाएंगे समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, तो सीधा एग्जाम्पल पे हम आते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट ए प्लस अल्फा, बी प्लस बीटा, सी प्लस गामा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट का पहला रो का ईच एलिमेंट दो टर्म के सम के फॉर्म में दिया गया है। डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का पहला रो का ईच एलिमेंट दो टर्म के सम के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है, या तीन टर्म के सम के फॉर्म में भी दिया जा सकता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम इज गिवन एज ए सम ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स, कम से कम दो टर्म का सम होना चाहिए, नहीं तो दो से ज़्यादा टर्म का सम के फॉर्म में अगर दिया गया है किसी भी एक रो का एलिमेंट, किसी भी एक कॉलम का एलिमेंट्स, तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर फर्स्ट रो का ईच एलिमेंट दो टर्म का सम के फॉर्म में लिखा गया है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यह डिटर्मिनेंट क्या होगा, यह डिटर्मिनेंट होगा, पहले हम यहाँ पर जो फर्स्ट रो का ईच एलिमेंट है उसमें फर्स्ट टर्म को सेलेक्ट करेंगे, ए बी सी, और नीचे का मतलब इस पहला डिटर्मिनेंट पे नीचे का दोनों रो सेम होगा, डी ई एफ एम एन पी, प्लस उसके बाद फर्स्ट रो का ईच एलिमेंट का सेकेंड टर्म लेंगे, ए बी सी हमने यूज कर लिया, अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और फिर डी ई एफ एम एन पी। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से यह दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका प्रूफ हम दे देते हैं आपको, तो अच्छे से याद रहेगा।
इसका प्रूफ के लिए हम इसको ऊपर में लिखेंगे। जैसे इसको यहाँ पर फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो ए प्लस अल्फा ई पी माइनस एम एफ, ई पी माइनस एम एफ माइनस बी प्लस बीटा, बी प्लस बीटा डी पी माइनस एम एफ, ई पी माइनस एन एफ होगा, सॉरी, ए प्लस अल्फा ई पी माइनस एन एफ। फिर बी प्लस बीटा डी पी माइनस एम एफ, बी प्लस बीटा डी पी माइनस एम एफ प्लस सी प्लस गामा, सी प्लस गामा डी एन माइनस एम ई, डी एन माइनस एम ई। ठीक है, ये हमने लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इससे जानते हैं इन दोनों से इस मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो भी ब्रैकेट में पहला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके हम एक मतलब पार्ट ले लेते हैं और दूसरा पार्ट दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो ए अल्फ़ा को बाद में दूसरी जगह लिखेंगे तो ए प्लस होगा एन टू ई पी माइनस एन एफ। फिर यहाँ पर माइनस बीटा माइनस बी माइनस बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी वाला हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी डी पी माइनस एम एफ और इसमें सी वाला सी डी एन माइनस एम ई। ठीक है, इन तीनों को हमने एक ब्रैकेट में लिया है। अब अल्फ़ा जो दूसरा नंबर छूट गया था सबका उसको हम दूसरा ब्रैकेट में लिखने जा रहे हैं प्लस अल्फ़ा ई पी माइनस एन एफ, ई पी माइनस एन एफ। अब यहाँ पर बी वाला यहाँ पर आ चुका है माइनस बी, अब माइनस बीटा इंटू दिस यहाँ पर लिखने जा रहे हैं माइनस बीटा इंटू डी पी माइनस एम एफ और प्लस गामा डी एन माइनस एम ई। ठीक है, अब अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलॉन्ग तो ए ई पी माइनस एन एफ, ए ई पी माइनस एन एफ, ठीक है, माइनस बी डी पी माइनस एम एफ, माइनस बी डी पी माइनस एम एफ, ठीक है, फिर प्लस सी डी एन माइनस एम ई प्लस सी डी एन माइनस एम ई। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह पहला ब्रैकेट इस पहला डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ एम एन पी, फिर साइन प्लस है। फिर अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के लॉन्ग तो अल्फ़ा ई पी माइनस एन एफ, अल्फ़ा ई पी माइनस एन एफ माइनस बीटा डी पी माइनस एम एफ माइनस बीटा डी पी माइनस एम एफ एंड प्लस गामा डी एन माइनस एम ई, प्लस गामा डी एन माइनस एम ई। तो देख सकते हैं यह प्लस के बाद दूसरा ब्रैकेट में जो यहाँ पर टर्म है वह एक्चुअली में इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंड किए गए वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, यह डिटर्मिनेंट अल्फ़ा बीटा गामा डी ई एफ एम एन पी। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अगर यह तीन टर्म का सम होता तो यहाँ पर हम तीन डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर पाते। ठीक है, इसका बहुत जगह काम होता है, मतलब इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा वर्क होता है क्वेश्चन को प्रूविंग करने में, इसलिए यहाँ पर इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, यह आखिरी प्रॉपर्टी बताने वाले हैं, यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रॉपर्टी है, तो इसको आपको समझना होगा। आखिरी प्रॉपर्टी यहाँ पर शायद 6 नंबर होगा। प्रॉपर्टी क्या है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो number and added या subtracted to the corresponding elements
ऑफ अदर रो या कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, समझाते हैं आपको एग्जांपल से, तब हम आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देंगे। ठीक है, जैसे हम एक डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं ए बी सी डी ई एफ एम एन पी। ठीक है, यह डिटर्मिनेंट हमने ले लिया है। अब यह प्रॉपर्टी क्या बोलता है, यह प्रॉपर्टी बोलता है कि रेंडमली हम डिटर्मिनेंट का किसी भी एक रो को लेते हैं या किसी भी एक कॉलम को लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर थर्ड रो को लिया है, एक किसी रो को लेना है, उसके हर एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पर थर्ड रो लिया है और इसके हर एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के ईच एलिमेंट में, किसी दूसरे रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा करने पर जो नया डिटर्मिनेंट हमें मिलता है उसका वैल्यू अनचेंज रहता है, मतलब ऐसा करने के बाद भी हमें डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं थर्ड रो के ईच एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट में ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में। कोरस्पॉन्डिंग मतलब इसका अगर फर्स्ट रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट रो के एलिमेंट में ऐड करने जा रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट में इसका फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें ऐड करने वाले हैं। यह कौन सा रो है, रो 1 में ऐड करने जा रहे हैं रो 3 के एलिमेंट को, कितना से मल्टीप्लाई करके, 2 से। रो 1 में रो 3 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो रो 1 तो अब रो 1 रहेगा नहीं, इसमें अगर बहुत सारा नंबर ऐड हो जाएगा तो यह चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे R1 एरो, R1 चेंज होकर अब कुछ ऐसा दिखेगा, ये करने के बाद जो होगा वो दिखेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का नाम बदल देते हैं। ए में m मल्टीप्लाई होगा कितना से मल्टीप्लाई होकर, 2 से मल्टीप्लाई होकर। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m किस में ऐड होगा, a में, a प्लस 2m। b में 2n ऐड होगा, b प्लस 2n, और c में 2p ऐड होगा तो c प्लस 2p। ठीक है, उसके बाद d e f m n p। तो प्रॉपर्टी बोलता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसी डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। इस मतलब डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, ये अल्टीमेटली डेल्टा 1 का वैल्यू डेल्टा के बराबर आएगा। कैसे, हमने अभी अभी जस्ट इसके पहले प्रॉपर्टी एक पढ़ा है कि इस डिटर्मिनेंट को हम 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों, इसका फर्स्ट रो का इस टर्म 2 टर्म के सम के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको 2 डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में आइए लिखते हैं। तो पहला डिटर्मिनेंट a b c d e f और m n p यह होगा। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2m 2n 2p और d e f m n p। ठीक है, यह डेल्टा 1 है। तो हम देख सकते हैं यह डिटर्मिनेंट और यह डिटर्मिनेंट सेम है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, डेल्टा। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा 1, डेल्टा। ठीक है, यह डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है और यह डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल है, 2m बाई m 2, 2n बाई n 2, 2p बाई p कितना होगा 2। तो यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, जिस कारण से यह दूसरा वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 0। ठीक है, इसका वैल्यू 0 होगा। हम लिखे नहीं है यहाँ पर, तो आपको लिख देना है यहाँ पर इसका वैल्यू 0 होगा, सिंस R1 प्रोपोर्शनल टू R3 फॉर सेकेंड डिटर्मिनेंट।
तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा। तो प्रॉपर्टी शुरू में ही प्रॉपर्टी ने कहा था कि इस कंडीशन में ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट के वैल्यू में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं डेल्टा 1 का वैल्यू डेल्टा के बराबर ही आया है। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिखा है कि इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड एडेड या सब्ट्रैक्टेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो का रो के साथ एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, या कॉलम का कॉलम के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा था, ये सब किए, डेल्टा 1 हम लिखे, लेकिन अल्टीमेटली डेल्टा ही निकला। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम कॉलम के साथ भी ऐसा करते हैं, मतलब किसी भी कॉलम के ईच एलिमेंट को एक नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वह डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, डेल्टा था और डेल्टा ही रहेगा। मतलब शुरू में अगर इसका वैल्यू 10 था तो आगे भी 10 ही रहेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के सारे जो एडवांस प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट्स के हमने इस लेक्चर में आपको बताए हैं वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस के लेक्चर आगे आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल आप इन सारे प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लें, इसे याद कर लें, और फिर आपको हम इन सारे प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स के नेक्स्ट लेक्चर आपको लेकर आएंगे। तो अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लगे, आप हमारे लेक्चर से अगर बहुत कुछ सीख पाते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आप सारे डाउट्स आपको क्लियर हो पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।